नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 20वां भाग। आज के अध्याय में राजमाता कुंती अपने बारे में बता रही हैं। तो आज मैं राजप्रासाद के इस भवन पर खड़ी हूँ। मेरे चारों ओर वैभव से भरा हुआ राजप्रासाद है। मेरे प्रत्येक शब्द का पालन करने के लिए पग पग पर दास दासियाँ खड़ी हैं। सारा हस्तिनापुर मुझको राजमाता राजमाता कहकर मेरे चरणों पर आदर से मस्तक झुकाता है। युधिष्ठिर जैसा सज्जन, भीम जैसा बलवान और अर्जुन जैसा लोकप्रिय पुत्र होने पर भी दुख का कारण क्या है? कोई भी स्त्री जीवन में इससे अधिक और क्या आशा करेगी? ऐसे जीवन पर किसको अभिमान नहीं होगा? संसार की दृष्टि में मैं आज वैभव के शिखर पर ही नहीं हूँ क्या? किसको सुख कहते हैं, वह इससे अधिक और क्या होता है? इन 50 वर्षों में मैंने 3 भिन्न भिन्न कुंतियों का भिन्न भिन्न जीवन बिताया है। एक की दूसरी से कहीं तनिक भी तुलना नहीं होती, एक की दूसरे से तनिक भी समता नहीं है। ये 3 कुंतियाँ भिन्न हैं। कभी कभी वे एक दूसरे की ओर टकटकी बांध कर देखती हैं। इस भवन पर खड़े होने पर दूर गंगा दिखाई देती है। उसका घुमावदार पात्र देखते ही मुझको मथुरा की याद आ जाती है। अपना बचपन याद आ जाता है। वहाँ मथुरा में यमुना किनारे मेरा बचपन रेंग गया। हाँ, फिर मुंह से निकले हुए शब्द की तरह वह कभी लौटकर मेरे पास नहीं आया, लेकिन उसकी स्मृतियाँ अब भी मेरे मन पर ज्यों की त्यों अंकित हैं। बचपन का अर्थ है गोल और मोहक चक्कर। बचपन माने ऊंची ऊंची तरंगें। बचपन माने स्फटिक जैसे शुभ्र धवल रंग। वहाँ झूठी प्रतिष्ठा के मुखौटे नहीं होते, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाली असूया नहीं होती। बचपन शीतल जल का एक चषक होता है, जिसको प्रकृति भावी जीवन के रेगिस्तान को पार करते समय आहत होने वाले प्राणी के लिए पहले से ही निर्माण कर देती। आज भी जब मुझे अपने मथुरा का बचपन याद आ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों बड़ी हुई। महाराज शत्रुघ्न के उस पुण्य पावन नगर से क्यों बाहर निकली मैं। मथुरा में राजप्रासाद के सामने स्थित उद्यान में तितलियों के पीछे दौड़ने वाली प्रथा, यमुना के जल से क्रीड़ा करने वाली प्रथा, सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए बकुल के पुष्पों की माला गूंथने वाली प्रथा कितनी निर्मल और निरागस थी। वह प्रथा, हाँ प्रथा ही। बचपन में मैं मथुरा में प्रथा के रूप में बड़ी हुई। अपने स्नेहमय पिता की, मथुरा के राजा शूरसेन की ममता की छाया में कष्ट अथवा दुख मुझे छू तक नहीं पाया। नाम के अनुरूप ही वे शूर थे। बाहुबल था उनके मन में, दृढ़ निश्चय था। यादव कुलावतंस थे वे। उन पर मुझको सदैव अभिमान रहेगा। उनका स्मरण करते ही राजप्रासाद के ही चाहत दीवारी जैसी उनकी भव्य मूर्ति आंखों के आगे खड़ी हो जाती। उन्होंने मेरी कौन सी हट पूरी नहीं की थी। मुझको अच्छी तरह याद है, एक बार मैंने उनसे विचित्र आग्रह किया था, मुझको एक धनुष दो। उनको बहुत आश्चर्य हुआ था। उन्होंने कहा, धनुष? लड़की के किस काम का प्रथे? लड़कियों को चाहिए कि फूल मांगे, स्वर्ण आभूषण मांगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। अंत में विवश होकर उन्होंने मुझको एक धनुष ला भी दिया। उसको हाथ में लेते ही मैं उछलती कूदती राजप्रासाद के सामने स्थित उद्यान में गई। बकुल के वृक्ष पर बैठी हुई एक पक्षिणी मुझको बहुत परेशान कर रही थी। वह निरंतर चिल्ला रही थी। इससे मेरा ध्यान उसके चिल्लाने की ओर चला जाता था। मुझे उस पर बड़ा क्रोध आया। मेरे मन में एक बड़ा रोचक विचार तब आया, यदि मैं मनचाहा अचूक बाण छोड़ना जानती तो सबसे पहले उसी की चोंच में मारकर उसकी चींची बंद कर देती। एक दिन सायंकाल समय सदैव की भांति मैं राजप्रासाद के सामने उद्यान में खेल रही थी। चंद्रिका नामक एक दासी निकट ही पूजा के लिए खिले हुए फूल चुन रही थी। राजकुमारी, जल्दी यहाँ आओ, कैसा मनोरंजक दृश्य है, जरा देखो तो सही। तो मैंने चंद्रिका से पूछा, कहाँ से लाई हो? उसके हाथ में एक छोटी सी चिड़िया थी। कहाँ से लाई है इसे? कितनी दुष्ट है तू। इसकी माँ इसको ढूंढती ढूंढती आखिर थक जाएगी। यह मुझको तनिक भी अच्छा नहीं लगता, जा छोड़ा उसे। अकस्मात मेरी फटकार सुनकर उसका सारा उत्साह क्षण भर में ठंडा पड़ गया। वह घबरा कर बोली। झिझकते झिझकते उसने सब बातें स्पष्ट की। मैं
मैं जानबूझकर इसको नहीं लाई राजकुमारी, यह अपने आप हरियाली पर पड़ी थी। इस अशोक पर ही इसका घोंसला होगा। मैं घने पत्तों से ही उसका घोंसला देखने का प्रयत्न करने लगी, पर मुझे दिखा नहीं। पिताजी उसी समय भोजपुर नगरी से लौटे थे। देह के वस्त्र भी उन्होंने नहीं बदले थे। उनके समीप ही कोई अतिथि खड़े थे। वे मेरी ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। उनके देखने से मेरा उत्साह थोड़ा मंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने जान ही लिया कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वे बोले, पृथ्वी शर्माओ मत, मैं कोई पराया नहीं हूँ। मैं कुंती भोज हूँ, तेरे पिता का फुफेरा भाई। अरे तेरा चाचा। मुझ में थोड़ा सा साहस आया। आगे बढ़कर पिताजी की उंगलियां पकड़कर उनको खींचती हुई मैं बोली, तात मेरे साथ उद्यान में चलो तो, मुझे तुमसे एक काम है। उन्होंने समझा कि मेरा कोई महत्वपूर्ण काम है। वे मेरे कंधे पर हाथ रखकर अतिथि की ओर देखते हुए बोले, चलो कुंती भोज, यह क्या चाहती है, चलकर देखें। हम लोग उस अशोक के वृक्ष के नीचे आए। मैंने चंद्रिका के हाथ से वह शिशु पक्षी अपने हाथ में लिया। उसका वह उष्ण स्पर्श अब भी मुझको याद है। तात को वह दिखाते हुए मैंने कहा, इसका घोंसला इस पेड़ पर है, लेकिन भूल से यह नीचे गिर पड़ा है। इसकी माँ इसको अपने घोंसले में ढूंढ रही होगी। इसको इसी समय घोंसले में रख दीजिए। मेरी ओर कौतुक से देखते हुए वे बोले, माँ को बच्चे की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? बच्चे को अकेला छोड़कर उसको दूर जाना ही नहीं चाहिए था। वह इसके लिए चारा लाने गई होगी, मैंने कहा। वे मेरी ओर देखकर हंस पड़े। वे आसपास किसी सेवक को देखने लगे। इस समय धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। मेरे हाथों में वह शिशु निरंतर कुलबुला रहा था। मुझसे वह देखा न गया। मैंने रुआंसे होकर बोली, तात जल्दी कीजिए ना, देखो ये कैसा कर रहा है। मेरे रुआंसे स्वर को उन्होंने पहचान लिया। बोला, इधर लाओ उसको, प्रातःकाल हम उसको उसके घोंसले में पहुंचा देंगे। प्रातःकाल तक वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा? अभी पहुंचा दीजिए। मेरे पास आकर समझाने के स्वर में वे बोले, पागलों की तरह यह क्या कह रही हो पृथु? इस समय यहाँ एक भी सेवक नहीं है। आज की रात तुम इसको अपनी शैया के भीतर रखना, दाना पानी देना। प्रातःकाल हम इसको घोंसले में रख देंगे। जब आप यहाँ पर हैं ही तो फिर सेवक किस लिए चाहिए तात? इसको इसी समय घोंसले में नहीं पहुँचाया तो मैं भवन में नहीं जाऊँगी। इसे लेकर रात भर यहीं बैठी रहूँगी। तात ने कुंती भोज से कहा, कैसे समझाएं इस लड़की को, बहुत ही हठी है। वे बोले, शूरसेन तुम भले ही मथुरा के राजा हो, लेकिन इस सरल बालिका को उससे क्या, वह तो तुम्हारे सामने इस प्रकार हठ करेगी। मेरे पास आते हुए वे मुझसे बोले, ला बेटी उस बच्चे को, मैं पहुंचाता हूँ उसकी माँ के पास। फिर तो ठीक है ना। मेरे हाथ से बच्चा लेने लगे। इसी समय पिताजी आगे बढ़े। वे उस बच्चे को हौले से मेरे हाथ से अपने हाथ में लेते हुए बोले, कुंती भोज तुम अभ्यागत बनकर आए हो, यहाँ पर मेरे होते हुए तुम पेड़ पर चढ़ोगे? फिर तुम मुझको मथुरा का राजा कौन कहेगा? पृथु का पिता कौन कहेगा? पिताजी ने गिलहरी की तरह पिताजी ऊपर चढ़े और थोड़ी देर बाद वे ऊपर से चिल्लाए, मिल गया बेटी, घोंसला मिल गया। बच्चे को घोंसले में रखकर वे नीचे उतरने लगे। मैं प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। उस दिन मुझको अपने पिता पर कितना अभिमान हुआ था। मैंने निश्चय कर लिया कि पिताजी जो कुछ कहेंगे कभी उसका उल्लंघन नहीं करूँगी। अंत में एकदम नीचे आते ही वे झट से कूद पड़े। उसी समय मेरे मन में संदेह हुआ। आगे बढ़कर मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे पूछा, परंतु पिताजी वह उसी बच्चे का घोंसला था ना? मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वे बोले, पगली क्या मैं इतना भी नहीं समझता हूँ? उस घोंसले में ऐसे ही 5 बच्चे और थे। धूमिल प्रकाश में हम राजभवन लौटे। शूरसेन बड़ी प्यारी लड़की है तुम्हारी। भोजपुर नगर से अभ्यागत के रूप में आए हुए महाराज कुंती भोज ने स्नेह से मेरे मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा। उस रात स्वप्न में मुझको वह विहक शिशु बार बार दिखाई देता रहा। दूसरे दिन पिताजी और महाराज कुंती भोज वापस भोजपुर नगरी जाने के लिए रथ में बैठे। आते समय नीलकमल लेते आना। पिताजी से यह कहने के लिए जब मैं गई तो बोले, चलो पृथ्वी तुमको भी भोजपुर चलना है। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, क्योंकि मथुरा छोड़कर मैं कभी कहीं बाहर गई ही नहीं थी। आज पहली बार पिताजी मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। भोजपुर नगरी कहाँ है, कैसी है, यह मैं जानती तक नहीं थी। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ी रही। पिताजी ने आज तक कभी नहीं डांटा था। आज जरा डांट कर बोले, पृथ्वी सुना नहीं क्या, जल्दी चलो।
मैं सिर झुकाकर चुपचाप रथ में जा बैठी। माताजी से मिल भी न पाई। मैं मिलने जा रही थी पर पिताजी ने मुझको रोक लिया। मैं जब लौट कर आऊँगी तब माता क्या कहेंगी। मैंने मन ही मन कहा, मारिशा माँ, मुझको क्षमा करना, मैं तुम्हारे दर्शन किए बिना, आशीर्वाद लिए बिना इस राजभवन से बाहर जा रही हूँ, मथुरा के बाहर जा रही हूँ, यमुना को छोड़ रही हूँ। उद्यान में फूल के पौधों को पानी से सींचती हुई चंद्रिका ने हाथ उठाकर मुझको विदा दी। राजकुमारी, कहाँ जा रही हो? वह यह पूछना चाहती थी, लेकिन वह दासी थी, अपने महाराज के सामने नहीं पूछ सकती थी। यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।